हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, यह है मध्यकालीन इतिहास। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ठीक, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें अगर अच्छी लगे तो स्टार्ट करते हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मुहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र स्थल है। ठीक है, इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। ऋग्वेद में उल्लेखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, किसके कबीले के नाम पर पड़ा था? भारत। ठीक है, परंपरागत अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया है। ठीक है, ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया है तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा है। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया। ठीक है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है? फारसी ग्रंथ चचनामा से। ठीक, चचनामा से अरबों द्वारा सिंध की जानकारी मिलती है। गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगिन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामिनी वंश भी है। अल्पतगिन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। 998 ईस्वी में महमूद गजनी का शासक बना। सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद ने भारत पर 17 बार 70 टाइम्स आक्रमण किए। भीमदेव प्रथम 1022 से 63 ईस्वी तक, मतलब 1022 से 63 ईस्वी के शासनकाल में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा। ठीक है, किसके शासनकाल में? भीमदेव का जब शासन था। ठीक, इनका टाइम पीरियड है 1022 से 63 ईस्वी है। ठीक, इनके शासनकाल में महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। महमूद गजनबी का चंदेलों पर आक्रमण 1019 से 20 ईस्वी में हुआ। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। ठीक है, 999 से 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनी या गजनबी ने भारत पर
17 बार आक्रमण किए, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि मात्र लूटपाट करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को यमीन उद दौला तथा अमीन उल मिल्लाह की उपाधि प्रदान की। ठीक है, सब फोल्ड कर लेते हैं। ठीक, महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों या कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। ठीक है, उसने अपने समय के जितने भी उसने समय के महान विद्वान शासक होंगे, उसका दरबारी इतिहासकार भी था। उसने किताब उल यामिनी अथवा तारीख ए यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, इसके अतिरिक्त उसके दरबार में दर्शन, ज्योतिष और संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान अल बरूनी, तारीख ए सुबुक्तगीन का लेखक बैहाकी, जिसे इतिहासकार लेनपूल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी, फारस का कवि उजारी, खुरासानी विद्वान तुसी एवं अंसुरी विद्वान असजदी और फारूकी प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक है, इतने प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक, शाहनामा का लेखक, शाहनामा जो कि एकदम फेमस है, ठीक, फिरदौसी है। यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। फरिश्ता 1560 से 1620 ईस्वी ने तारीख ए फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी नामक किताब लिखी है। इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। इसकी पुस्तक तारीख ए फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित थी। ठीक है, महमूद गजनी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी 11वीं सदी में भारत आया था। उसकी पुस्तक किताब उल हिंद से तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। ठीक है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। ठीक है, उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा प्राचीन ख्वारिज्म देश का रहने वाला था। अलबरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र। उसने संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र तथा वाराहमिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसने जगह जगह भगवद गीता, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण को उद्धृत किया है। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद की रचना की थी। सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया। ठीक है, संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों
के दोनों तरफ 2 अलग अलग भाषाओं में मुद्रालेख अंकित थे। ठीक ऊपरी भाग पर मुद्रालेख अरबी भाषा में था, ठीक है, तथा दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा, ठीक, या देवनागरी लिपि हम लोग कह सकते हैं, तथा सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा था अव्यक्तमेकम मोहम्मद अवतार नूरु पति महमूद। ठीक है। मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ और 1205 ईस्वी तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। ठीक है। ग्यारह सौ 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गोरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। यह गोरी की भारत में पहली पराजय थी। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गोरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। ठीक है। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। ग्यारह सौ 94 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद के जिले में यमुना तट पर स्थित है। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनी है और दूसरी तरफ कलमा अरबी में खुदा हुआ है। गोरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा स्थापित हो गई। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वस्तुतः 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। बिहार और उत्तरी बंगाल की विजय के बारे में गोरी और ऐबक ने सोचा भी न था। इस कार्य को गोरी एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया। उसने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य में बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला को तहस-नहस कर राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया। उसने 1198 ईस्वी से 1203 ईस्वी के मध्य बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। इख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपना राजधानी बनाया। प्रोफेसर हबीब के अनुसार तुर्कों द्वारा उत्तर पश्चिम की विजय ने क्रमशः शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।